हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। आज हम बात करने वाले हैं नैबम राबिया केस को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी है उसे बहुत बड़ा झटका दिया है। क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? अरुणाचल प्रदेश पे। कैसे अरुणाचल प्रदेश पे डिपेंडेंट थी? क्योंकि उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के सीएम पोस्ट से रेजिग्नेशन की सबसे बड़ी वजह थी वो है नैबम राबिया केस का जो 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो था। इसी वजह से जो उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप था वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने डिमांड करी थी कि इस नैबम राबिया केस को फिर से ओपन किया जाए और उसको फिर से रिकंसीडर किया जाए। मतलब फिलहाल इसे 5 जज बेंच ने इस डिसीजन को दिया था, इस वर्डिक्ट को पास किया था। इनकी डिमांड ये थी कि एटलीस्ट 7 जज बेंच को इस नैबम राबिया केस को फिर से रिकंसीडर करने के लिए भेजा जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ग्रुप को बहुत बड़ा झटका देते हुए कहा कि हम इसे लार्जर बेंच में फिलहाल के लिए नहीं भेजेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हम अलग से नैबम राबिया केस को लार्जर बेंच में नहीं भेजेंगे। नैबम राबिया केस और जो महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल केस है उन दोनों को हम एक साथ सुनवाई करेंगे और उसकी सुनवाई मेरिट पे की जाएगी। तो पहले हम ये पूरा मुद्दा समझते हैं कि हुआ क्या था। अब जैसा कि आपको पता है लास्ट ईयर जून तक किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस दोनों अलायंस में शामिल थे। बट जून मंथ में जो 39 एमएलए होते हैं, जो शिवसेना के जो एमएलए होते हैं, वो शिवसेना से अलग होकर शिंदे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। इससे होता क्या है, जो उद्धव ठाकरे अपनी मेजोरिटी जो है वो लूज कर जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास में टोटल 129 मेंबर्स थे, जिसमें उनके खुद के पार्टी के 106 मेंबर्स थे और अदर्स मिला के उनके पास में 129 मेंबर्स का सपोर्ट था। और इस 39 मेंबर के मिलने से जो मेजोरिटी थी वो अब बीजेपी के पास आ चुकी थी। इसी को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया और शिंदे जो है सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम बनाए गए। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि इन लोगों ने जिन्होंने डिफेक्ट किया था, जिन्होंने उद्धव ठाकरे ग्रुप को छोड़कर शिंदे ग्रुप को ज्वाइन किया था, तो उनको डिस्क्वालीफाई करने का जो पिटीशन था वो उद्धव ठाकरे ने रेज किया था। उस वक्त महाराष्ट्र की असेंबली में डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने नोटिस जारी किया कि आपको क्यों ना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। बट यहाँ पर जो शिंदे ग्रुप के जो एमएलए थे उन्होंने एक चालाकी करी, उन्होंने पहले ही एक पिटीशन दायर करी डिप्टी स्पीकर को पोस्ट हटाने की। तो पूरा जो पॉलिटिकल क्वेश्चन अब ये था, क्या स्पीकर किसी एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन पर डिसीजन ले सकते हैं जब उनके खुद के खिलाफ उनके रिमूवल का नोटिस पेंडिंग है? तो यही पूरा क्वेश्चन मार्क था। अब हम पहले एंटी डिफेक्शन लॉ को समझ लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 52nd अमेंडमेंट था 1985 में, उसने 10 शेड्यूल को ऐड किया था एंटी डिफेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पहले बहुत सारे जो एमएलए थे वो पार्टी छोड़ छोड़ के, जो एमपीज थे वो पार्टी छोड़ के, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। तो इससे सरकार गिर जाती थी और जो गवर्नेंस में एक इनस्टेबिलिटी आ गई थी। तो इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए इस 10th शेड्यूल को लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें यह बताया गया कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर अगर अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है, मतलब वो उसकी मेंबरशिप को गिव अप कर देता है, या फिर अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके, उस व्हीप के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके वो वोटिंग करता है अपनी सरकार के खिलाफ, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसके एमएलए की सीट से। एक प्रोविजन ये भी था कि इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उस केस में वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और थर्ड केस में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये 3 केस बनाए गए थे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए थे, जैसे कि अगर स्पीकर कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ते हैं स्पीकर बनने के बाद में, तो उनमें ये डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर किसी पार्टी के 2/3 एमएलए जो हैं किसी दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो जाते हैं, उस केस में भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब इस डिस्क्वालिफिकेशन की जो पूरा पावर था वो किसके पास में था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब कि स्पीकर के पास में ये पावर था कि वो डिसाइड करेंगे कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। अब यहीं पे पूरा डिस्क्रिप्शन आके आ जाता है, क्योंकि अब ये स्पीकर का डिस्क्रिप्शन बन चुका था कि क्या वो किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन को डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, या फिर उस पूरे नोटिस को पेंडिंग रहने देते हैं, मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब इसी एंटी डिफेक्शन लॉ को आप महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस में आप अप्लाई कीजिए। वहां पे जो 39 एमएलए हैं वो टेक्निकली डिफेक्ट करते हैं, शिंदे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, मतलब अपने सीएम के अगेंस्ट चले जाते हैं वो, तो बेसिकली उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होना चाहिए। बट यहाँ पर शिंदे ग्रुप का ऐसा मानना है कि हम शिवसेना से अलग नहीं हुए, हम ही रियल शिवसेना है। तो इन दोनों की जो लड़ाई है कि किसका क्लेम शिवसेना के ऊपर असली है, उसका भी अलग से एक केस चल रहा है। तो अभी उस केस में भी रिजल्ट आया नहीं है। पर शिवसेना का ऐसा मानना है कि इन लोगों ने डिफेक्ट किया है, इन लोगों ने पार्टी लाइन के अगेंस्ट गए हैं, इसलिए इन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और डेप्यूटी स्पीकर को वो पावर मिलना चाहिए कि इनको डिस्क्वालीफाई कर सके। बट इससे पहले कि स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई करते, तो शिंदे ग्रुप के एमएलए ने पहले ही उस डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए ही एक पूरी प्रोसेस इनिशिएट कर दी। तो इस वजह से पूरा जो मैटर था वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बदल गया। तो महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिल रहा था, उसकी सबसे बड़ी वजह थी नैबम राबिया का केस।
तो आखिर ये पूरा नबम रबिया केस का जजमेंट है क्या? पहले इसको हम जान लेते हैं। दरअसल 2016 का साल होता है, अरुणाचल प्रदेश की असेंबली होती है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेजोरिटी जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के थे। उसमें से कुछ एमएलए कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर नबम रबिया की एंट्री होती है। दरअसल ये जो नबम राबिया जी हैं, ये उस वक्त स्पीकर थे अरुणाचल प्रदेश असेंबली के। तो वो जो 20 एमएलए कांग्रेस से अलग हुए थे, उनको सबसे बड़ा जो डर था वो इन्हीं स्पीकर से था, क्योंकि ये वो उन्हें डिस्क्वालीफाई करने वाले थे। आप जिस पार्टी से इलेक्ट होते हो और अगर आप उस पार्टी को छोड़ देते हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर अप्लाई होता है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? स्पीकर करेगा। पर ये जो स्पीकर हैं वो कांग्रेस के हैं। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जिसकी होगी तो वही मेजोरिटी भी उसके पास होती है, तो स्पीकर भी उन्हीं का होगा। पर 2016 का साल है, इसका मतलब बीजेपी पावर में है। बीजेपी पावर में है तो गवर्नर भी बीजेपी का होगा। और अगर बीजेपी का गवर्नर है और कांग्रेस का स्पीकर है तो ड्रामा तो होना ही था। फिर इस ड्रामे में गवर्नर की एंट्री होती है कि गवर्नर एक फैसला लेते हैं। वो जो हाउस होता है उसको सम्मन करते हैं। किस बेसिस पे सम्मन करते हैं? इस आर्टिकल 174 के तहत। आर्टिकल 174 गवर्नर को पावर देता है कि वो असेंबली को सम्मन कर सकता है। पर संविधान में ये लिखा हुआ है कि यह जो गवर्नर का पावर है हाउस को सम्मन करने का, वो दरअसल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर ही होगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के हाउस को सम्मन कर दिया, और यहाँ तक कि जो लेजिस्लेटिव का एजेंडा है वो भी तय कर दिया। वो एजेंडा क्या था कि आपको मिलने पर सबसे पहले स्पीकर को हटाना होगा। मतलब जो रिजोल्यूशन स्पीकर के अगेंस्ट आया है, आपको उसी पर सबसे पहले फैसला लेना है। तो अब नबाम राबिया जी की कुर्सी खतरे में थी। अब वो एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि हाउस को मिलने के पहले ही, हाउस के सम्मन होने के पहले ही, वो जो 20 रेबल एमएलए होते हैं उन्हें वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो अब ये एमएलए क्या करेंगे बेचारे? ये जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपना जजमेंट देती है और बोलती है कि नहीं, इन एमएलए का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पे स्टे मार देती है। मतलब अभी ये फिलहाल एमएलए रहेंगे, इनके डिस्क्वालिफिकेशन पर बाद में चर्चा की जाएगी। और जो गवर्नर के जो आदेश था हाउस को सम्मन करने का, उसको ओके कर देती है। बोल फिर नबाम राबिया जी के कोर्ट में आ जाती है। फिर ये वापस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट देती है, जिसको हम नबाम राबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर जजमेंट बोलते हैं 2016 का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवाल। पहला सवाल क्या था कि क्या गवर्नर के पास असेंबली को एडवांस करने का पावर है? जो गवर्नर ने जो अरुणाचल असेंबली को सम्मन किया था, प्रीपोन किया था, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? दूसरा सवाल क्या था, ये जो एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तब जब जो स्पीकर है उनके खुद के रिमूवल का रिजोल्यूशन पेंडिंग पड़ा हुआ है? तो इन दो सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को आंसर देना था। तो जो पहला सवाल था कि क्या गवर्नर किसी हाउस को सम्मन कर सकते हैं, इन एडवांस प्रीपोन कर सकते हैं बिना एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के अगेंस्ट जाते हैं और बोलते हैं नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्योंकि गवर्नर का जो पावर है आर्टिकल 174 में, वो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्टेड है, वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। और जो गवर्नर का जो रेसिडुअल पावर होता है, जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, उसको अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता है। तो गवर्नर जब भी हाउस को सम्मन करेगा वो एड और एडवाइस के ही करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो पहला फैसला तो नबील राबिया जी के फेवर में चला गया। पर ये जो दूसरा फैसला था, यहाँ पर पेच अटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यही आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिबेटेबल है। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्योंकि जब स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस पेंडिंग है, तब वो स्पीकर किसी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं ले सकता। यह कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है। और कैसे यह इस पूरे केस में लूप होल बन गया। तो नबम रबिया केस की वजह से ही उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने दो स्टैंड है। पहला स्टैंड ये बोलता है, अगर हम नबम रबिया केस को आज की तारीख में एक्सेप्ट करते हैं तो उससे होगा क्या कि एक फ्री फ्लो देखने को मिलेगा। कोई भी एमएलए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन कर लेगा। कैसे? क्योंकि वो तो पहले क्या करेगा कि स्पीकर के रिमूवल के अगेंस्ट पिटीशन डाल देगा और फिर वो अलग हो जाएगा। तो वो क्या क्लेम करेगा कि पहले स्पीकर को हटाइए, फिर मेरे डिस्क्वालिफिकेशन पर चर्चा कीजिए। तो ये तो पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ के स्पिरिट के अगेंस्ट हो गया। और अगर हम इसके अगेंस्ट जाएं कि भाई स्पीकर को पूरा पावर दे दे कि भाई आप तो डिस्क्वालीफाई कर दो, तो उससे क्या होगा कि एक ऐसा सीएम रूल करेगा जिसके पास एमएलए की मेजोरिटी है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने स्पीकर के थ्रू किसी को भी डिस्क्वालीफाई करवा देगा। तो ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो गया, स्पिरिट के अगेंस्ट हो गया, मेजोरिटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया, हमारे डेमोक्रेसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया कि जहां पर जो मेजोरिटी जिसके पास होती है वही रूल करता है। तो ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस था, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये टफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, जिसका इंपैक्ट जो होगा वो हमारी पॉलिटी पे पड़ने वाला है। बट आज सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे दिया है कि हम इसको लार्जर बेंच में नहीं भेजेंगे, क्योंकि
ये जो पूरा नैबम रबिया का केस है, उसको हम जो महाराष्ट्र का केस के साथ में मिलकर एक साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों केस को मिला के इस केस की मेरिट्स पे हम अपना डिसीजन देंगे, जिसकी सुनवाई 21 फरवरी को स्टार्ट की जाएगी। तो इस केस में जो फैसला आएगा, वो बहुत ही लैंडमार्क होने वाला है। हमारे पॉलिटी को बहुत हद तक वो चेंज करने वाला है। तो अब हमें वेट करना होगा इसके फाइनल डिसीजन का, तभी हमें पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेती है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।